नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज ध्यान बड़ा बिखरा हुआ है। उधर बांग्लादेश में गया हुआ है, कर्नाटक में आया हुआ है, चीन तक गया हुआ है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। कर्नाटक में आपको ध्यान होगा, राज्य सरकार ने वहाँ पर जितने तरह के उद्योग चल रहे हैं, जितने तरह के कारोबार चल रहे हैं, उसमें स्थानीय कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने के बारे में एक बड़ा फैसला लिया और घोषणा कर दी उसकी। कर्नाटक में चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इतनी हैं, इतने तरह के काम करती हैं, वहाँ से सॉफ्टवेयर इतना एक्सपोर्ट होता है पूरे दुनिया के लिए। कर्नाटक से IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना काम होता है, इतना कारोबार है कि उसमें अगर आप स्थानीय आरक्षण लागू करेंगे तो कारोबारी जो हैं, उद्योगपति कारोबारी, वो एकदम से सहम गए हैं। हालत ये हो गई है कि ठीक बगल का आंध्र के एक बड़े मंत्री ने कर्नाटक के उद्योगपतियों को ये प्रस्ताव रखा है कि आपको अगर कर्नाटक में दिक्कत हो रही, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, आपका यहाँ स्वागत होगा, यहाँ आकर कारोबारी अंदाज में आप कारोबार कीजिए। मतलब यह है कि जिस तरह का आरक्षण कर्नाटक की सरकार वहाँ पर लागू करना चाहती थी, उसका इतना विरोध हुआ कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पर सहम गई। उसने वो आरक्षण रोक दिया है। अभी कहा है कि हम इसको रोक दे रहे हैं। अभी इतना विरोध भी हो रहा था, स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का विरोध हो रहा था ऐसे कारोबार में जिसमें चारों तरफ से देश भर से आए हुए टैलेंट, प्रतिभाएं काम कर रही हैं। वहाँ पर विरोध हुआ स्थानीय को आरक्षण देने का। बांग्लादेश पे चलता हूँ अब मैं। बांग्लादेश में आरक्षण का विरोध दूसरा हो रहा है। वहाँ सरकारी नौकरी के लिए उन लोगों का आरक्षण है वहाँ पर जिन्होंने 1971 का जो युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा जो था वो आज़ाद हुआ, वहाँ पर बांग्लादेश बना। आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ही ये विभाजन करवाया था। हिंदुस्तानी फौजें घुसी थी वहाँ पे, पाकिस्तानी फौज को वहाँ पर आत्मसमर्पण करवाया गया था। वहाँ उस 71 के युद्ध में जो लोग शामिल थे बांग्लादेश में, फौजी जो शामिल थे बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने पश्चिम पाकिस्तान जो था, जो आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ की हुकूमत का जो विरोध किया था, जिन लोगों ने, ऐसे फौजियों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों को अभी भी वहाँ पर एक आरक्षण मिल रहा है, उसके खिलाफ बड़ा उग्र आंदोलन चल रहा है। 25 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं वहाँ पे। विश्वविद्यालय बंद पड़े हुए हैं, सड़कों पर टकराव चल रहा है, पुलिस रबर की गोलियां चला रही है, उसमें बहुत सारे लोग मर गए हैं, नौजवान मर रहे हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, वो मर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहाँ की, शेख हसीना ने एक बयान दे दिया जिससे और आग लग गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, यानी 71 के जंग के सैनिकों के परिवारों को आरक्षण देने का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो 71 के युद्ध में रजाकार थे। रजाकार का मतलब होता है जो पाकिस्तान के साथ थे, जो बांग्लादेश के साथ नहीं थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के हितों के साथ नहीं थे, जो पाकिस्तान परस्त थे, जो इस्लामाबाद परस्त थे, ऐसा उन्होंने करार दिया। इस बयान से, शेख हसीना के इस बयान से और आग लग गई है वहाँ पर। खैर, मैं अकेले बांग्लादेश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ कि आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। पिछले एक दशक का शायद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। ये बांग्लादेश में चल रहा है, ये कर्नाटक का हाल है ये। अब मैं ये देखता हूँ कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये बात चल रही थी कुछ समय से कि अगर सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी और उसके हिसाब से आरक्षण के
अनुपात फिर से एक बार तय होंगे। नीतीश कुमार उस समय साथ में थे, लेकिन अभी वो पंखा झलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी के बगल में खड़े दिख रहे हैं। उनकी मर्जी है, वो जिधर रहें, जो काम करें। अभी नीतीश से कोई पूछ भी नहीं सकता, शायद ऐसे पत्रकार को आसपास आने भी नहीं दिया जाएगा जो पूछे कि क्या हुआ, जाति जनगणना का आप पूरे देश में करवाने वाले थे, अब तो आपके पार्टी के समर्थन से मोदी की सरकार चल रही है, तो अब कब होगा जाति जनगणना, कब होगी? अब तो मोदी सरकार देश में जनगणना की तैयारी कर रही है, तो अब तो नीतीश जिसको जाति जनगणना कह रहे थे वो हो जानी चाहिए। अब उससे हिंदुस्तान में एक बार फिर आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में, उसमें फिर उथल पुथल होगा। जातियां अपने अनुपात में आरक्षण मांगेंगी और कुछ जातियों के लोग जो अपने परिवारों की संपन्नता की वजह से, अपने परिवारों के विकास की वजह से, कुछ जातियों के लोग अधिक सरकारी नौकरियों पर जो काबिज हैं अभी, उनमें असुविधा भी होगी इसको लेकर। लेकिन मैं उसके ऊपर भी पूरी तरह से नहीं जा रहा हूँ। मैं एक और चीज़ पे आना चाहता हूँ। मैं आना चाहता हूँ थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि सरकारी नौकरियाँ, शिक्षकों की 30,000 सरकारी नौकरियाँ निकलनी है और भी निकलनी है। ये कहा जा रहा है, खबर आई थी कि मौजूदा नौजवान वित्त मंत्री जो है ओपी चौधरी, ये आईएएस की नौकरी छोड़कर आए हैं। बड़े तेज तर्रार माने जाते हैं, आईएएस में थे तो बड़े काबिल अफसर माने जाते थे। ये वित्त मंत्री के रूप में अभी 6 महीना हुआ है, तो अभी उनकी काबिलियत साबित होना थोड़ा बाकी है। उन्होंने लोगों को कहा है, जिन्होंने जाके कहा कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति चालू कीजिए, तो उन्होंने कहा है कि ये नियुक्ति अगर हो भी जाएगी तो सबको थोड़ी मिलेगी। उन्होंने एकदम खरी बात कही है, जो नेता आमतौर पर बेरोजगारों के बीच में बोलते नहीं है। उन्होंने एकदम खरी बात कही है, नौकरी मिलेगी तो भी सबको थोड़ी मिल जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, या बांग्लादेश में, या कर्नाटक में, या छत्तीसगढ़ में, किसी भी प्रदेश में नौकरियाँ बड़ी सीमित हैं। सरकारी नौकरियाँ खासकर बड़ी सीमित है। एक एक नौकरी के लिए इतना भयानक मुकाबला होता है। कहीं पर एक नौकरी के लिए 1200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, कहीं 2000 लोग कतार में लगे हुए हैं एक एक नौकरी के लिए। क्या होगा ऐसे में? कहाँ जाएंगे लोग जो पढ़ लिख चुके हैं, जिनको डिग्रियां दी है सरकार ने, बीए, बीकॉम, एमए, एलएलबी, एमकॉम, कई तरह की डिग्रियां लेके लोग बैठे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 डिग्रियां, चाहते सरकारी नौकरी हैं। डिग्री पा चुके हैं, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, डिग्री पा चुके हैं। डिग्री पाने के बाद अब मजदूरी कर नहीं सकते, खेत में काम कर नहीं सकते। पढ़ा लिखा कोई काम कर सकते हैं, और पढ़े लिखे काम के लिए सरकार के पास नौकरियां बिल्कुल सीमित हैं। निजीकरण होते चल रहा है, सरकार की नौकरियां और घटते जाएंगी। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, बहुत सारे सरकारी कारोबार बिक रहे हैं, एयर इंडिया बिक चुका है। अब टाटा को जितने लोगों को नौकरी पे रखना रहेगा रखेगा। ये सरकार की तरह नहीं होगा कि एक प्लेन पे 140 लोग काम करते थे। हो सकता है टाटा वहाँ पे 70 लोगों में काम कर रहा हो एक प्लेन पर। ये आंकड़े मेरे मन के हैं, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। क्या होना चाहिए ऐसे में? मैं एक दूसरे तरफ से शुरू करता हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी देश का वित्त आयोग आया था, उसके बहुत सारे सदस्य आए थे यहाँ पे, उसके अध्यक्ष भी आए थे, बड़े अर्थशास्त्री हैं, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी चुके हैं। अरविंद पनगढ़िया यहाँ 2-3 दिन रहे, बहुत सारी बैठक की उन्होंने, बहुत सारे लोगों से मिले, कारोबारियों से मिले, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे मिले। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ पैसा अधिक मिलना चाहिए भारत सरकार से, तो उनका जवाब था, छत्तीसगढ़ के लोगों का हुनर बढ़ाइए, स्किल्ड कीजिए अपने लोगों को। स्किल्ड करना क्या है? हुनर सिखाना क्या है?
हमारे यहाँ भी तो कोई स्किल डेवलपमेंट का 25 घंटे 50 घंटे 100 घंटे के कोर्स चल रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद की जाती है कि लोग 1,500 रुपये का काम तो कहीं एसी सुधारने का, कहीं वेल्डिंग करने का, कहीं स्कूटर बनाने का कुछ तो काम पा ही लेंगे। ऐसा मैं मोटे तौर पर देखता हूँ, छत्तीसगढ़िया लोगों को देखता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं मोटे तौर पर क्या काम करते हैं अगर हम सोचें तो यहाँ के लोग मोटे तौर पर खेतीहर मजदूर हैं, खदान मजदूर हैं, कारखाना मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के कामगार लोगों को देखें तो इन कामगार लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये इन 4 सेक्टर में मजदूर का है। ये तकरीबन अनस्किल्ड काम है, स्किल्ड काम नहीं है। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का, जो खनिज को कारखानों तक ले जाता है, कारखाने के माल को प्रदेश के दूसरी जगह या देश के दूसरी जगह ले जाता है, जो धान को मंडी तक ले जाता है, जो मंडी से धान को राइस मिल तक ले जाता है, जो राइस मिल से चावल को एफसीआई के गोदाम तक ले जाता है। ये ट्रांसपोर्ट मजदूर हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रांसपोर्ट के मजदूर, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले। अधिक तनख्वाह का काम नहीं है, कम तनख्वाह का काम है, कम कमाई का काम है। मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं बहुत अधिक आंकड़ों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बतला सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश कामगार जो हैं, अधिकांश, मैं औसत में भरोसा ज़्यादा नहीं करता हूं, अधिकांश कामगार ऐसे हैं जिनकी आय जो है वो मजदूर किस्म की है, बहुत ऊंची आय नहीं है। कुछ लाख सरकारी कर्मचारी होंगे जिनकी आय ज़्यादा होगी, कुछ निजी क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी होंगे जिनकी आय ठीक ठाक होगी, कुछ स्वरोजगार के होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आर्किटेक्ट, टैक्स कंसल्टेंट, इनकी भी आय ठीक ठाक होगी, लेकिन ये संख्या में कम है। छत्तीसगढ़ में अगर हम सोचें कि मान लीजिए 1 करोड़ लोग कामगार हैं, मेरा ऐसा ख्याल है उसमें 3/4 लोग जो हैं मजदूरी दर्जे के कामगार हैं, 1/4 ही लोग होंगे जो उनसे ज़्यादा कमाई वाले लोग होंगे। मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। ये आंकड़ा है हिंदुस्तान की, ये worlddata.info एक अच्छी वेबसाइट है। इसमें एवरेज एनुअल इनकम, औसत सालाना कमाई अलग अलग देशों की बताई गई है। औसत सालाना कमाई अलग अलग देशों की बताई गई है। इसमें मैं हिंदुस्तान पे आ रहा हूं। पहले हिंदुस्तान की औसत सालाना कमाई जो है $2390 प्रति वर्ष है, $2390 प्रति वर्ष। और बांग्लादेश की देखता हूं मैं, इससे पर्याप्त ज़्यादा है, 2390 से ज़्यादा $2820 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत कमाई। हिंदुस्तान की 2390 करीब 2400 है, बांग्लादेश की इससे करीब $430 ज़्यादा है, यानी 15% होगा करीब ज़्यादा। यहाँ तक तो ठीक है, 15% ज़्यादा है बांग्लादेश। अब मैं ऊपर आता हूँ, चीन के ऊपर आता हूँ। चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई जो है $12,850 है। मैंने गुणा भाग करके देखा है, हिंदुस्तान से शायद 5.25 गुना से ज़्यादा है। ये चीन की औसत कमाई प्रति व्यक्ति सालाना भारत से 5.25 गुना ज़्यादा है। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ये क्या है ये। चीन के लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में जाके काम करते हैं वो उनकी कमाई अलग है। मैं केवल चीन के कामगारों की बात कर रहा हूँ, 5.25 गुना ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? हुनर की वजह से। उन्होंने कारखानों में काम करने वाले अपने लोगों का हुनर इतना बढ़ाया है कि लोग
मशीन की तरह काम करते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। पेशाब के लिए उठ के जाने की उनको गुंजाइश नहीं रहती, तो एडल्ट डाइपर पहन के लोग काम करते हैं, कपड़ों के भीतर पेशाब करते हैं, बाद में जाकर डाइपर फेंकते हैं, क्योंकि जो 5 मिनट 7 मिनट लगेगा बाथरूम तक जाने आने का, उतने में काम पिछड़ जाएगा। इतने ऑर्डर हैं चीन के पास, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया का कारखाना है चीन, इतना कारोबार है चीन का, और हर तरह का कारोबार है, और हर किस्म का सामान बना लेते हैं वो। दुनिया के अलग अलग देश जो हैं जब चीनी सामान के आयात को देखते हैं, तो हिंदुस्तान हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, चीन के सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए सोच नहीं सकते कोई। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान अगर चीन के सामान पर रोक लगाने की कोशिश करेगा तो उसको कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान का माल बनना ही बंद हो जाएगा, बाजार ठप हो जाएंगे, कारोबार उद्योग ठप हो जाएगा, बिना चीनी कच्चे माल के, बिना चीनी पुर्जों के। ये हाल चीन ने बना रखा है अपना। किस वजह से? हुनर की वजह से। और भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आके क्या कह के गए? हुनर की बात कह गए, अपने लोगों का स्किल बढ़ाइए, ये कह के गए। स्किल बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बिना लोग केवल मजदूर रहते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। छत्तीसगढ़ से अभी लोगों का काम करने बाहर जाना कुछ कम हुआ है। यहाँ पर मनरेगा जैसे मजदूरी के कार्यक्रम बढ़ गए हैं। कोयला और इस्पात, ये दोनों सेक्टर जो हैं खूब चल रहे हैं, खूब खदानों में काम मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट में, कारखानों में, सब जगह मजदूरी खूब मिल रही है, कंस्ट्रक्शन खूब चल रहा है, सड़कें खूब बन रही है, हर जगह लोगों को मजदूरी मिल रही है, मजदूरी का काम मिल रहा है लोगों को। लेकिन हुनर का काम नहीं बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर जाके जो लोग काम करते हैं, मैं देखता हूँ उनमें अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी निजी पढ़ाई लिखाई से जो जा रहे हैं बाहर, जैसे भिलाई के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आईआईटी चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, अपने दम पर जाते हैं, वो उसमें राज्य का योगदान नहीं है। राज्य का जो योगदान है वो कहाँ पर है? वो मनरेगा का काम देने में है, मजदूरी देने में है, गिनी चुनी नौकरियां देने में। बता दूं आपको, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में, किसी और प्रदेश में, बांग्लादेश में, इनको बतला दूं मैं, सरकारी नौकरियों का भविष्य नहीं है। नौकरियां बहुत कम हैं, लोगों के बीच मुकाबला बहुत ज़्यादा है। 1000 में से एक को मिलेगी, 999 जो हैं वो केवल हुनर पे जिंदा रह सकते हैं। सरकारी नौकरी का कोई प्रतिशत भी नहीं बैठेगा, 1% भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। देशों को, प्रदेशों को सरकारी नौकरियों से परे सोचना पड़ेगा। अच्छा किया जो वित्त आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बोल के गए कि छत्तीसगढ़ के लोगों का स्किल बढ़ाइए। अच्छी सलाह है। मैं कहते आया हूँ अक्सर इस बात को, लिखते आया हूँ इस बात को, अपने एडिटोरियल में लिखते आया हूँ, अब एडिटोरियल में कह रहा हूँ। मैं 10-20 बरस से ये बात लिखते आया हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पूरी दुनिया में जाकर काम करने के हिसाब से तैयार करना चाहिए। मैं अभी की बात बतलाता हूँ आपको। पूरी गर्मी का मौसम निकल गया, पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी रिग मशीनों ने आकर ट्यूबवेल खोदे हैं, मेरा ऐसा ख्याल है उसमें तकरीबन 100% मशीनें जो हैं तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से आती हैं। मशीनें वहाँ की, मजदूर वहाँ के, यहाँ आके जगह जगह खोद के पाइप लगा के चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने रिग मशीन से ट्यूबवेल खोदना नहीं सीखा है, और इस बात को मैं 50 साल से देखते आ रहा हूँ। वहाँ की रिग मशीनों को यहाँ के लोग नहीं सीख पाए हैं अभी। वो मजदूर 3 महीने 4 महीने के मौसम में यहाँ आके इतना कमाई करके जाते होंगे। रिग मशीन का मालिक जो है वो भी कमाता होगा, मजदूर जो चलते हैं साथ में वो भी कमाते होंगे।
वो इतना कमा के जाते होंगे जितना छत्तीसगढ़ी मजदूर साल भर में ना कमाए। ये हुनर की बात है, स्किल की बात है, और बहुत बड़ी स्किल नहीं है। ये रॉकेट नहीं बनाना है, रिग मशीन है, उसमें पाइप को लगाना है, उससे खुदाई होगी, फिर पाइप निकालेंगे, दूसरा लगाएंगे। बहुत बड़ी स्किल नहीं है ये, लेकिन उतना भी लोगों ने नहीं सीखा है। यहाँ पर दिक्कत ये है। और सरकारी नौकरी की तरफ सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले स्कूल शिक्षा मंत्री जी बोल के गए थे 30,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। कहाँ से होंगे, कहाँ से तनख्वाह आएगी, इस फिक्र में पड़े हैं अभी के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। वो कह रहे हैं लोगों को कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती, ये अगर नियुक्ति हो भी जाएगी तो। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि हिंदुस्तान से 5.25 गुना औसत आय है चीन की। केवल कारोबारियों की नहीं है, मजदूर की। चीन के जो गरीब मजदूर, कारीगर, टेक्नीशियन, कारखाने में काम करने वाले सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोग हैं, उसकी वजह से है इतनी कमाई उनकी। और हिंदुस्तान का खराब हाल है, यहाँ के लोग मजदूर जैसे होकर रह गए हैं अधिकतर लोग। दक्षिण भारत का हाल थोड़ा सा बेहतर है, अभी मेरे पास आंकड़े उतने नहीं हैं। दक्षिण भारत में जैसे जितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी के लोग, हर तरह के लोगों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, कॉलेज है। खूब सीखते हैं वहाँ के लोग। अभी ज़्यादा नहीं, 10-15 साल पहले तक छत्तीसगढ़ में अगर किसी को इंग्लिश डिक्टेशन देना रहता था तो वो कोई साउथ इंडियन स्टेनोग्राफर ढूंढते थे कि वहाँ के लोग इंग्लिश का डिक्टेशन ठीक ले लेते हैं, टाइप करके ठीक से दे देते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने सीखा होगा। तो मैं बांग्लादेश के बारे में जब देखता हूँ कि पूरा जंग का जो माहौल सड़कों पे हो रखा है वहाँ पे, वो हो रखा है सरकारी नौकरियों के आरक्षण को लेकर। किसी काम की नहीं है वो नौकरियां। बांग्लादेश में आज अगर भारत से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए हैं तो वो जो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिलने से दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में अपना सामान बनवा रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं आज किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के जूते खरीदता हूँ 5,000, 8,000, 10,000, बहुत संभावना है कि वो वियतनाम या बांग्लादेश में बना हुआ होगा। कपड़े, टी शर्ट अगर मैं किसी ब्रांड की खरीदता हूँ, खेलकूद वाले बड़े ब्रांड की, तो वो बांग्लादेश में बन रही है। फुटबॉल बांग्लादेश में बन रहा है, खेल का दूसरा सामान, क्रिकेट के पैड या दूसरा सामान बांग्लादेश में बन रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं हो सकती? सिलाई की मशीनें हैं बड़ी बड़ी, हिंदुस्तान में नहीं लग सकती। बांग्लादेश का जन्म हिंदुस्तान ने करवाया था, आज यहाँ से आगे निकल गया, प्रति व्यक्ति आए। क्यों हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश, बड़े बड़े प्रदेश हैं, क्यों ये प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए तैयार नहीं होते? क्यों इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर जिंदा रखना पड़ता है? क्यों ऐसी नौबत आती है? क्यों यहाँ के मजदूर कामगार नहीं बन पा रहे, टेक्नीशियन नहीं बन पा रहे? किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की है ये जिम्मेदारी, केंद्र की, राज्य सरकारों की। मैं आपसे कह सकता हूँ स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो फर्जी किस्म की ट्रेनिंग चल रही है अधिकतर प्रदेशों में, उससे लोग बहुत छोटे छोटे कामगार, बहुत छोटे छोटे मैकेनिक बनेंगे जो केवल मजदूरी कमा सकेंगे, और उससे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम कोई ऐसे लोग तैयार नहीं कर पा रहे जो दुनिया के दूसरे देशों की भाषाएं सीख कर वहाँ पर जो वैकेंसी है, जिस तरह के कामगारों की ज़रूरत है, ऐसे काम सीख कर वहाँ पर जाकर काम कर सके। नहीं हो रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। और तो और छत्तीसगढ़ में मैं 10-20 साल से लगातार लिखते आ रहा हूँ कि हमारे पास कॉलेज का ढांचा, 4-6 घंटे कॉलेजों की पढ़ाई होती है, हर कस्बे में कॉलेज खुल गए, ढांचा खाली पड़ा हुआ है। किसी रिटायर्ड व्यक्ति को, किसी टीचर को, किसी को रख कर वहाँ पर हर किसी को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करें, उससे कोई गर्व हासिल नहीं होगा छत्तीसगढ़ को अंग्रेजी सीखने से।
लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आज जो यहाँ से बाहर निकलकर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ के ईंट भट्टों में जो ईंट बनाते हैं छत्तीसगढ़िया, बंधुआ मजदूर जैसे रहते हैं, यहाँ से बार बार पुलिस और लेबर ऑफिस के लोग जाकर छुड़ा कर लाते हैं उनको। ये नौबत नहीं आएगी। अगर थोड़ा अंग्रेज़ी सीखेंगे, अगर टेक्नोलॉजी सीखेंगे, अगर हुनर सीखेंगे, तो पहले देश के दूसरे हिस्सों में जाकर काम करेंगे, फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर काम करेंगे। आज केरल के किसी भी गांव का एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां के लोग खाड़ी के देशों में और दूसरे देशों में काम न कर रहे हों। वो पेट्रो डॉलर में कमाते हैं। पंजाब के लोग ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भरे पड़े हैं। पंजाब के लोग, तेलंगाना, आंध्र के लोग पूरे अमेरिका में, पश्चिमी दुनिया में भरे पड़े हैं पूरे। ऐसा ही तमिलनाडु, कर्नाटक के लोगों का है, बाहर गए हुए हैं। महाराष्ट्र के लोग बाहर गए हुए हैं। क्यों हिंदी भाषी प्रदेशों में एक भी ऐसा नहीं है जिसके लोग बाहर जाते हो? क्यों ऐसा है? एक भी हिंदी भाषी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हों। इक्का दुक्का मिसाल के लिए कोई भी गिना दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार की कोशिशों से कितने जाते हैं, ये बात मायने रखती है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, तमाम हिंदी भाषी प्रदेशों से कह रहा हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ये तमाम प्रदेश अपने लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए तैयार कीजिए। कम से कम अंग्रेजी से शुरुआत कीजिए। हुनर सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए। जब इसके पर्याप्त लोग हो जाएं तो फिर हुनर के साथ साथ किसी और देश की भाषा भी सिखाने की कोशिश कीजिए। जितने स्कूल का, कॉलेज का ढांचा शाम को, रात को खाली पड़ा है, जितने नौजवान ठलहा बैठे हैं, खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है जिनके पास, उनको हुनर सिखाइए, उनको भाषा सिखाइए, उनको व्यक्तित्व विकास सिखाइए, इंटरव्यू देने के तरीके सिखाइए, टाइपिंग सिखाइए, जो जो सिखा सकते हैं सिखाइए। इसके बाद मुझको ऐसा लगता है कि मनरेगा में अपने आप भीड़ कम होने लगेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरे प्रदेशों के कंस्ट्रक्शन के काम में, ईंट भट्टों में जाना वैसे भी कम होने लगेगा। अभी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे हुए आज़ादी की जो 100वीं सालगिरह रहेगी 2047 में, उस दिन के हिसाब से योजना बनाने की बात चल रही है। इसलिए मैं भी थोड़ी लंबी योजना की बात कर रहा हूँ। हर प्रदेश को चाहिए अभी से लेकर 2047 तक, कितने साल बाकी हैं? करीब 22-24 साल बाकी हैं। एक पीढ़ी बाकी है, एक पूरी पीढ़ी बाकी है। जो भी पैदा हो रहे हैं लोग, ये उस वक्त नौजवान ग्रेजुएट रहेंगे। इनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जो आज स्कूलों में है उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और सरकारी नौकरी का भरोसा किसी को नहीं रहना चाहिए। देश में और प्रदेशों में सरकार का अपना ढांचा छोटे होते चल रहा है। अधिकतर चीज़ों के ठेके हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है। सरकार जब नौकरी देने की बात करती है, सरकार अगर 3000 नौकरी देगी तो 3 लाख बेरोजगार उसके लिए तैयार होंगे। अभी कहीं पे आया था कि चपरासी की नौकरी के लिए MBA किए हुए लोगों ने अप्लाई किया है। आया था ये। चपरासी की नौकरी को मैं अपमानजनक नहीं मानता, लेकिन MBA के लोग, MBA किए हुए लोग इतने खाली हैं कि चपरासी बनने को तैयार हैं वो। मैं कुल मिलाकर बांग्लादेश, कर्नाटक, यहाँ से जो सबक ले रहा हूँ, थोड़े से आंकड़े चीन के, थोड़ी दूसरी जगहों के, कुछ वित्त आयोग छत्तीसगढ़ में जो कह गया है उसको देख रहा हूँ, कुछ प्रधानमंत्री जो 2047 तक एक स्वर्ण काल लाना चाहते हैं भारत का, उसको देख रहा हूँ मैं। कैसे विकसित भारत कैसे होगा, इसको देख रहा हूँ मैं।
हालांकि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उस वक्त कोई बड़ी प्राकृतिक विपदा हुई थी हिंदुस्तान में। जब दुनिया के दूसरे देशों ने मदद भेजनी चाहिए तो मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था, कहा था कि अब भारत विकासशील देश नहीं है, अब विकसित देश हो गया है, हमारे पास पर्याप्त क्षमता है अपने परेशानी से निपटने की। उसका मतलब ये था कि आपकी भावना अच्छी है, जहाँ दूसरी जगह गरीब देशों को ज़रूरत रहेगी आप वहाँ मदद भेजना, न कही हुई बात ये थी। अभी प्रधानमंत्री इसको और विकसित करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता क्या है वो, लेकिन अच्छी बात है, विकास की बात अच्छी है। तो देखें अलग अलग प्रदेश अपने प्रदेश के लोगों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को, या जो अभी स्कूलों में हैं इनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बूढ़ी आबादी का अनुपात बढ़ते चल रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ आबादी गिरते चल रही है, लोग घटते चल रहे हैं। इन सब जगहों पर कामगारों की ज़रूरत होगी। और कुछ देशों में ये बात चल रही है कि आपको अगर अपने देश का ढांचा जारी रखना है, जिंदा रहना है, तो बाहर से कामगारों को आने देना होगा। जाएंगे कामगार वहाँ पे, कौन जाएंगे? जिन देशों के नौजवानों की अधिक तैयारी की हुई होगी। अगर भारत के अलग अलग प्रदेश अपने नौजवानों का हुनर तैयार करके रखेंगे, उनको भाषाएं सिखा के रखेंगे, पूरे दुनिया के देशों से संपर्क में रहेंगे कि हमारे लोग आएंगे, आपके यहाँ ड्राइवर की कमी है, गाड़ी चलाएंगे। मैंने कई महीने पहले कहा था जापान में ड्राइवरों की इतनी कमी हो गई थी कि कई महीनों तक फैक्ट्रियों का सामान नहीं पहुंच सकता था घरों तक, इतने कम हो गए थे ड्राइवर। तब भी मैंने ये बात लिखी थी। हिंदुस्तान में तो भरे पड़े हैं ड्राइवर, क्यों ऐसे ड्राइविंग स्कूल नहीं शुरू होते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गाड़ियों की ड्राइविंग सिखाएं, वहाँ के ट्रैफिक नियम सिखाएं, वहाँ की भाषा सिखाएं और भेजें यहाँ के लोगों को। पूरे दुनिया में, विकसित और संपन्न दुनिया में रोजगार की गुंजाइश रहेगी। ऐसे मौक़ों के लिए हिंदुस्तान के लोगों को तैयार करना होगा। हम मनरेगा में काम देकर गौरव हासिल करें, इसका मतलब यह है कि हमने अपने लोगों को तैयार करने के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर यही होगा, गिनी चुनी सरकारी नौकरियों और उनमें आरक्षण को लेकर जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो कर्नाटक में हो रहा है, दूसरी जगहों पर हो रहा है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लंबा आंदोलन चला था। सारे देश का माहौल गिनी चुनी सरकारी नौकरियों के आरक्षण में, उसी में खराब होते रहेगा, उसी के लिए लड़ते रहेंगे लोग। और जो ज़िंदगी की असल संभावनाएं हैं, जो हिंदुस्तान के बेहतर प्रदेशों में, संपन्न प्रदेशों में है, जो दुनिया के दूसरे देशों में है, वहाँ हम पीछे रह जाएंगे। हिंदुस्तान में रहते हुए भी पूरी दुनिया का जितना काम ये कर सकता है, क्यों चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्यों बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, वियतनाम बन गया, हिंदुस्तान नहीं बन पाया है अभी तक। कुछ बड़े सेक्टर को छोड़ दें तो, जिसमें ज़्यादा रोजगार मिल सके, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना है इंडिया। क्यों नहीं बना है, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्यों जो ब्रांड बांग्लादेश जा रहे हैं अपना सामान बनवाने, कपड़े, फुटबॉल बनवाने चीन जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान क्यों नहीं आ सकते? सोच के देखिएगा। आपको कोई नेता और अफसर मिले, उनसे पूछिएगा कि हमारे लिए तुम्हारे पास क्या केवल मजदूरी है कि उससे बेहतर भी कुछ है? सरकारी नौकरी तो गिनी चुनी है, वो तो मिल नहीं पाएगी हर किसी को। सरकारों को सोचना होगा। जिस प्रदेश की राज्य सरकार जितनी जिम्मेदार होगी, उसके लोग आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद दुनिया के देशों में फैले हुए होंगे, जैसे कि आज आंध्र के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, इन सब जगहों के हैं। सोच के देखिएगा। ये बिखरी बिखरी बात है, लेकिन सब मिली जुली बात है। आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है, एडिटोरियल अच्छा लगता है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसकी कोई फीस नहीं है। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, सबको सोचना चाहिए इस पे। हिंदुस्तान में सरकारें क्या कर रही हैं और क्या करने की ज़रूरत है,
सोच के देखिएगा इस बात को। आपके बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, आपके पास उनको देने के लिए अपनी खुद की दुकान है, खुद का कारखाना है, तो भी और लोगों के बारे में सोचिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहिया चलाते हैं या उसके ऊपर बैठकर कहीं जाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। नहीं लगा कर रखेंगे तो बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट हो रहे हैं चारों तरफ, रोज़ मर रहे हैं लोग। रोज़ मैं अपने आसपास की खबरों को देखता हूँ, रोज़ सवेरे रोज़ शाम को, रोज़ मर रहे हैं लोग। अपने पर मेहरबानी कीजिए। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं है कि वो रोक के आपको बताए, पुलिस की जान नहीं बचती, उसकी जान छोड़िए। आप अपनी जान की सोचिए, अपने परिवार की सोचिए। मैंने कल परसों कहा था, दिल्ली में एक व्यक्ति कोमा में चले गया सिर पर चोट लगने से। 19 साल बाद कोमा में ही गुजरा वो। सिर पर चोट इतनी भारी रहती है, 19 साल कोमा में रहा और गुजर गया। घर में एक पीढ़ी आ गई होगी, उसने देखा ही नहीं किसी को। 19 साल होश ही नहीं आया, मर गया। ऐसी नौबत किसी के भी साथ आ सकती है जो बिना हेलमेट लगाए चलते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। मैं घोड़े को तालाब तक ले जा सकता हूँ, उसको पानी नहीं पिला सकता। आपको मैं कड़वी जुबान में रोज़ बोल सकता हूँ, मैं खरीद के आपके सिर पे हेलमेट नहीं रख सकता, वो आपको खुद ही को रखना होगा। फिर मिलेंगे।